हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉलेज नेशन। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एमसीक्यूज को। और आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे ही एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 80 से 90% चांसेस है कि ये एमसीक्यूज आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो इन्हें ध्यान से देखिए, ठीक है। सबसे पहले, शेयर होल्डर वेल्थ इन अ फर्म। तो जो फर्म में जो शेयर होल्डर का वेल्थ है वो किससे रिप्रेजेंट होता है, कौन सी ऐसी चीज है तो जो हमें शेयर होल्डर्स फंड वेल्थ टोटल कितना है वो बताती है। द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन अ फर्म। तो ये तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है कि एक फर्म में कितने लोग एम्प्लॉयड है वो हमारे शेयर होल्डर का वेल्थ किसी भी तरीके से नहीं बता सकता। द बुक वैल्यू ऑफ द फर्म्स एसेट्स लेस देन द बुक वैल्यू ऑफ इट्स लाइबिलिटीज। अब ये जो फर्म की एसेट्स है उसको अगर हम माइनस करेंगे इसकी लाइबिलिटीज से तो भी हमारा जो शेयर होल्डर का वेल्थ है वो नहीं आएगा। द अमाउंट ऑफ सैलरी पेड टू इज एम्प्लॉयज, ये भी बिल्कुल गलत ऑप्शन है कि एक एम्प्लॉय को हम कितना सैलरी पे करें, इससे शेयर होल्डर का वेल्थ नहीं पता चल सकता। द मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ द फर्म्स कॉमन स्टॉक, ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन। हमारे जो शेयर होल्डर की वेल्थ है वो हमें कैसे पता चलेगी, हमारा जो प्राइस पर शेयर होगा शेयर मार्केट में फर्म का स्टॉक का, उससे हमें अपने शेयर होल्डर की वेल्थ पता चलेगी। द लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि सारी प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीजें जब हम अपने बिजनेस के लिए करते हैं फाइनेंस से रिलेटेड तो उसको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसका लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लॉन्ग रन यानी कि बहुत ज्यादा टाइम पीरियड तक इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। वो क्या होता है, मैक्सिमाइज अर्निंग पर शेयर, मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ फर्म्स कॉमन स्टॉक, मैक्सिमाइज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर मैक्सिमाइज मार्केट शेयर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ फर्म्स कॉमन स्टॉक, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टू मैक्सिमाइज द फर्म्स कॉमन स्टॉक। व्हाट आर द अर्निंग पर शेयर फॉर कंपनी दैट अर्न 1 लाख लास्ट ईयर एंड आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, ठीक है। तो इसमें हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ईपीएस अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना है फॉर अ कंपनी दैट अर्न रुपीज 1 लाख लास्ट ईयर इन आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, यानी कि इसने इसका नेट प्रॉफिट हो गया हमारा 1 लाख, ठीक है, रुपीज 1 लाख हमारा नेट प्रॉफिट एंड हैज 2 लाख कॉमन आउटस्टैंडिंग शेयर्स। और आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हो गए हमारे पास, 2 लाख, ठीक है, एंड 1.2 मिलियन इन रिटेन्ड अर्निंग एट द ईयर एंड, ठीक है। तो क्वेश्चन में ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो ईपीएस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ठीक है। ये हमारा ईपीएस का फॉर्मूला होता है। तो इसमें ये जो है ना 1.2 मिलियन इन रिटेन्ड अर्निंग्स, इसका कुछ इतना यूज नहीं है। तो हमें नेट प्रॉफिट पता है कितना है हमारा, 1 लाख रुपए अपॉन नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितना है, 2 लाख, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 0.5। तो हमारा अर्निंग पर शेयर हो गया 0.5। इसका करेक्ट ऑप्शन है रुपीज 0.5, ऑप्शन सी। A dash would be an example of principal while a dash would be an example of an agent, ठीक है। अब इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि एक प्रिंसिपल की तरह काम करता है और कौन सी ऐसी चीज है जो कि एक एजेंट है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है शेयर होल्डर एंड मैनेजर, ठीक है। शेयर होल्डर वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रिंसिपल एंड जो मैनेजर है वो एक एजेंट की तरह काम करता है। द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ अ कॉमन स्टॉक इज डिटरमाइंड बाय, जो भी एक कंपनी का शेयर होता है उसका एक मार्केट प्राइस होता है, ठीक है। वो कैसे डिटरमाइन करते हैं हम लोग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द फर्म डिटरमाइन करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज ऑन विच द स्टॉक इज लिस्टेड, द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी या फिर इंडिविजुअल्स बाइंग एंड सेलिंग द स्टॉक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी,
इंडिविजुअल्स बाइंग एंड सेलिंग द स्टॉक। किसी भी स्टॉक की जो मार्केट वैल्यू होती है वो डिटरमाइन होती है कि उसका डिमांड और सप्लाई कितना है। और डिमांड और सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगी कि उसको कोई भी इंडिविजुअल कितना ज्यादा सेल और बाय कर रहा है। तो अल्टीमेटली ये कौन डिटरमाइन करता है? इंडिविजुअल्स बाइंग एंड सेलिंग द स्टॉक। द फोकल पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन अ फर्म इज, फोकल पॉइंट मतलब यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेस का जब वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है तो उसका क्या होता है? द नंबर एंड टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द फर्म। तो ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं है कि हम अपने फर्म का नंबर ऑफ टाइप्स डिटरमाइन करें कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाना है। द मिनिमाइजेशन ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्सेस पेड बाय द फर्म, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। द क्रिएशन ऑफ वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स, ठीक है। हम अल्टीमेटली फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू हमारे जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो क्या है? द क्रिएशन ऑफ वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स, यानी कि हमारे जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने जितना भी इन्वेस्ट किया हमारी कंपनी में उस पर हम उनको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे पाए, ज्यादा से ज्यादा वेल्थ जनरेट कर पाए। Dash of a firm refers to the composition of its long-term funds and its capital structure. अब कौन सा ऐसा टर्म है जिसका मतलब होता है कॉम्पोजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स, ठीक है। किसी भी कंपनी में कितना लॉन्ग टर्म फंड्स है और उसका कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कौन सी ऐसी चीज होती है? इसका आंसर होगा हमारा कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन में बेसिकली हमारे जितने भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनका टोटल वैल्यूएशन होता है, यानी कि लॉन्ग टर्म फंड्स, और जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो सारी चीजें हमारा कैपिटलाइजेशन के अंदर इंक्लूडेड होती है। ओवर कैपिटलाइजेशन दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हमारा फॉर्म में जितनी रिक्वायरमेंट होती है कैपिटल की उससे ज्यादा कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, तो उस केस में ओवर कैपिटलाइजेशन। अंडर कैपिटलाइजेशन, जब हमारे फर्म में जितना कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उससे कम कैपिटल एम्प्लॉयड होता है तो फिर होता है हमारा अंडर कैपिटलाइजेशन। और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी गलत ऑप्शन है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज कैपिटलाइजेशन। इन द डैश द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो एट द एंड ऑफ टाइम होराइजन एट अ पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। अब कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ठीक है, कैश इनफ्लो का जितना भी फ्यूचर वैल्यू है वो कैलकुलेट होगा एट द एंड ऑफ टाइम होराइजन एट अ पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डिस्काउंटिंग टेक्निक। डिस्काउंटिंग टेक्निक के अंदर हम जितना भी हमारा प्रेजेंट कैश इनफ्लो है, जितना भी हमारा कैश आ रहा है कैश फ्लो में, उसका हम फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, फ्यूचर में टाइम होराइजन को कंसिडर करते हुए। डैश इज द प्राइस एट विच द बॉन्ड इज ट्रेडेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। जो बॉन्ड्स होते हैं उनको हम कौन सी वैल्यू पे ट्रेड करते हैं? तो बॉन्ड्स को बेसिकली हम जो उनका मार्केट वैल्यू होता है उस पर ट्रेड करते हैं, यानी कि एक बुक वैल्यू होती है जो कि उसका रिटन रिकॉर्ड्स में जो वैल्यू होती है, और मार्केट वैल्यू जो कि डिमांड एंड सप्लाई से डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। तो बॉन्ड जो होता है वो मार्केट वैल्यू पे ट्रेड होता है। डैश enhance the market value of shares and therefore equity capital is not free of cost। अब ऐसी कौन सी चीज है जो कि मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स को एनहांस करती है, जो कि इक्विटी कैपिटल, जिसकी वजह से इक्विटी कैपिटल जो होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। कोई भी किसी भी तरीके का अगर हम कैपिटल एक्वायर कर रहे हैं तो वो किसी ना किसी तरीके का कॉस्ट भी बियर करना पड़ता है हमें। कोई भी कैपिटल एक्वायर करने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सम जो कि हमारा कॉस्ट लगता है उस कैपिटल पे वो पे करना पड़ता है, तो इसका आंसर है डिविडेंड, ठीक है। इक्विटी कैपिटल पे जितने भी हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको हम डिविडेंड देते हैं। और डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड हमारे प्रॉफिट का एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि हम अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को देते हैं क्योंकि उन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है। तो डिविडेंड हमारा एक तरीके का फर्म के लिए एक तरीके का कॉस्ट होता है।
और डिविडेंड हम जितना भी प्रोवाइड करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड देंगे, उतना हमारा जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर होगा वो इन्हांस होगा, क्योंकि मार्केट में लोगों को लगेगा कि ठीक है, अगर इस कंपनी, ये जो कंपनी है वो ज़्यादा डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है तो क्या है, ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर रही है, इसीलिए इसका जो मार्केट वैल्यू है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। Dash in the Dash approach, the capital structure decision is relevant to the valuation of the firm. अब कौन सा ऐसा अप्रोच होता है जिसमें हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है दैट इज रेलिवेंट टू द वैल्यूएशन ऑफ फर्म, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इसमें जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन होता है, यानी कि जितना भी हमारा इक्विटी और डेट से रिलेटेड डिसीजन है वो लेंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नेट इनकम। जो हमारा नेट इनकम अप्रोच होता है वो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन के लिए रेलिवेंट होता है टू द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। When dash is greater than 0, the project should be accepted. What is greater than 0? कि प्रोजेक्ट जो है हमारा वो एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर हम कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है हमारे पास जिसमें जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो ज्यादा है 0 से, तो वो उसका क्या मतलब होगा, उसका ये मतलब होगा कि बेसिकली ये प्रोजेक्ट हमें फ्यूचर में ज्यादा रिटर्न्स देगा, फ्यूचर में ज्यादा रिटर्न्स देगा, इसीलिए उसकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो 0 से ज्यादा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी अपॉर्चुनिटी है, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर आता है डैश इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल कैश आउटले, ठीक है। इसको हम डिफाइन करते हैं एज द इनिशियल कैश आउटले, लेंथ ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है, इनिशियल कैश आउटले को वापस से रिकवर करने का। तो इसको हम बेसिकली कहते हैं पे बैक पीरियड, यानी कि हमने जितना भी कैश इन्वेस्ट किया है हमारे बिजनेस में वो कब हमारे पास वापस से, जैसे अगर हमने कैश इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो कैश इन्वेस्ट करके हम क्या करेंगे, हम कैश को अपने फिक्स्ड एसेट्स में, बेसिकली प्रोडक्शन में लगाएंगे, ठीक है। प्रोडक्शन में लगाया हमने, फिर प्रोडक्शन से हमने प्रोडक्ट्स बनाए, सर्विसेज बनाए और उसको सेल कर दिया मार्केट में, फिर उससे क्या हुआ, रेवेन्यू जनरेट हुआ और ये वापस से हमारे फर्म के पास आ गया, ये वापस से हमारे फर्म के पास आ गया। तो क्या हुआ, हमने जो कैश है वो कितने टाइम पीरियड में हमने उसको रेवेन्यू में कन्वर्ट करके वापस से रिकवर किया है, उसको हम कहते हैं हमारा पे बैक पीरियड, ठीक है। यानी कि कितने टाइम पीरियड में हमारा जो कैश है वो पे बैक हो रहा है हमारे फर्म को। Dash refers to the amount invested in various components of current assets. हमारे जो करंट एसेट्स के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं उनमें जो हम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ठीक है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, टोटल फिक्स्ड एसेट्स, टोटल करंट एसेट्स, सॉरी, ठीक है। जितना भी हमारे टोटल करंट एसेट्स हैं उनको हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। और नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। नेट वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज होता है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में जितने भी करंट एसेट्स हैं उन सबका टोटल हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ करंट एसेट्स। Dash is the length of time between the firm's actual cash expenditure and its own cash receipt, ठीक है। अब इसमें कौन सा टाइम ड्यूरेशन पूछ रहा है, जो फर्म का एक्चुअल कैश एक्सपेंडिचर है और जो कैश रिसीट है, ठीक है, उसके बीच में जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इन बिटवीन कैश एक्सपेंडिचर एंड कैश रिसीट को के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हमारा नेट ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। जो टाइम पीरियड लगेगा हमारा इससे इसको कन्वर्ट करने में, इसको हम कहते हैं नेट ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। यानी कि जो टाइम पीरियड लग रहा है हमारा कैश एक्सपेंडिचर जो हो रहा है, ठीक है,
जितना भी हम कैश एक्सपेंडिचर कर रहे हैं अपने बिजनेस में, कोई भी एसेट्स को परचेज करने के लिए, एक्सपेंसेस बियर करने के लिए, ये सारा कैश एक्सपेंडिचर कब हमारा कैश रिसीट में बदल रहा है, यानी कि कब वो सारी चीजें हमारे पास वापस से कैश के रूप में आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं नेट ऑपरेटिंग साइकिल। डैश refers to a firm holding some cash to meet its routine expenses that are incurred in the ordinary course of business। ठीक है, अब what is the meaning of a firm holding some cash? ठीक है, एक फर्म है जिसके पास थोड़ी कैश है, टू मीट इट्स रूटीन एक्सपेंसेस, यानी डे टू डे एक्सपेंसेस बियर करने के लिए कुछ कैश है, दैट आर इनकर्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, यानी कि रोज में हमारे पास कुछ ना कुछ छोटे मोटे एक्सपेंसेस होंगे, वो बियर करने के लिए जो हमारे पास मोटिव होता है उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव। ठीक है, ट्रांजैक्शन मोटिव का मतलब है बेसिकली हमारा वो मोटिव जिसकी वजह से हम थोड़ा बहुत कैश अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखते हैं किसी भी फॉर्म में, टू बियर द डे टू डे एक्सपेंसेस। Dash refers to the length of time allowed by a firm for its customers to make payment for their purchases। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है इसमें, कौन सा टाइम पीरियड? बेसिकली एक फर्म कितना टाइम पीरियड देता है अपने कस्टमर्स को जब पेमेंट करने के लिए। ठीक है, अब कोई कस्टमर है, उसने क्रेडिट पे कोई सामान लिया है और कोई फर्म है जो कि उसको बोल रहा है कि ठीक है आप मैक्सिमम 3 महीने के अंदर जितना भी क्रेडिट पे आपने सामान लिया उसका पेमेंट कर सकते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है 3 महीने का, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। ठीक है, ये एवरेज कलेक्शन पीरियड, सॉरी क्रेडिट पीरियड, नॉट एवरेज कलेक्शन पीरियड, इट इज क्रेडिट पीरियड। ठीक है, यानी कि कितने टाइम पीरियड के लिए हम अपने जितने भी कस्टमर्स हैं उनको हम, सपोज हमारे पास कोई कस्टमर है, ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, हमने 3 महीने के लिए बोला, 3 या 6 महीने के लिए कि हाँ अगर तुमने गुड्स परचेज किया है तो तुम हमारे पास 3 महीने या फिर 6 महीने के बाद हमारा फंड पे बैक कर सकते हो जितना भी पैसा दिया है तुमने। ठीक है, तो ये 3 महीने या 6 महीने को हम बोलेंगे हमारा नेट क्रेडिट पीरियड। ठीक है, अमाउंट्स ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स when goods are sold on credit are called। ठीक है, अब जो अमाउंट ड्यू होता है कस्टमर्स के द्वारा जब वो गुड्स को क्रेडिट पे परचेज करते हैं, यानी कि हमने अपना गुड्स को सेल किया है, ठीक है, कस्टमर्स को, तो वो जो अमाउंट है उसको हम बोलेंगे हमारा ट्रेड डेबिट। ठीक है, डेबिट क्यों? क्योंकि कस्टमर्स को हमें पे करना है। ठीक है, डेबिट इसलिए क्योंकि कस्टमर्स ने हमसे क्रेडिट पे सामान लिया है और अब उन्हें हमें पे करना है, तो ये एक तरीके से क्या हो जाएगा हमारा ट्रेड डेबिट। डैश एंड डैश आर द 2 वर्जन्स ऑफ गोल्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। अब जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द फर्म होता है उसके 2 बेसिक गोल्स होते हैं, वो क्या क्या है? वो है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम हमारे फर्म में जितनी भी अर्निंग्स हो रही है उसको हम मैक्सिमाइज करने का सोचते हैं, और ये बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए होता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारे फर्म के लिए शॉर्ट टर्म में बहुत बेनिफिशियल होता है। और दूसरा है हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे पास शेयर होल्डर्स हैं उनके वेल्थ को कितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं इसके बारे में सोचते हैं। तो हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के यही दोनों ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, पहला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। Consider the below statement. A company is considered to be overcapitalized when its actual capitalization is lower than the proper capitalization as warranted by the earning company। तो पहले सेंटेंस पे क्या लिखा है कि एक कंपनी को हम ओवर कैपिटलाइज कब कंसिडर करेंगे, जब जो इसका एक्चुअल कैपिटलाइजेशन होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू प्रॉपर कैपिटलाइजेशन। ठीक है, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि ओवर कैपिटलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि हमारा जो कैपिटल है, जितना भी हमने अपने बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉय कर रखा है वो एक्चुअली में ज्यादा है एज कंपेयर टू द एक्चुअल कैपिटल नीडेड। यानी कि अगर हमें 15 लाख रुपए के कैपिटल की जरूरत है तो हमारे जो
फर्म है उसमें 20 लाख रुपए का कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो जो एक्स्ट्रा 5 लाख है वो हमारा बेसिकली ओवर कैपिटलाइजेशन का वैल्यू है कि इतना ज्यादा हमारा फर्म ओवर कैपिटलाइज है। तो इसमें एक्चुअल कैपिटलाइजेशन जो होता है वो ज्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू द प्रॉपर कैपिटलाइजेशन। Both overcapitalization and undercapitalization are detrimental to the interest of the society। ठीक है, अब दूसरे सेंटेंस का क्या मतलब है? डेट्रीमेंटल का मतलब कि दे आर नॉट बेनिफिशियल। ठीक है, वो लोग अच्छे नहीं होते किसी भी सोसाइटी के लिए। क्या? ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन। अब अंडर कैपिटलाइजेशन में क्या होगा कि जितना हमारे फर्म को फंड रिक्वायर्ड है, अगर हमारे फर्म को 15 लाख रुपए का फंड रिक्वायर्ड है तो हमारे फर्म में सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए ही एम्प्लॉयड है। तो इस केस में हम बोलेंगे कि हमारा जो फर्म है वो अंडर कैपिटलाइज है। और ये दोनों ही केस जो है हमारे सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए डेट्रीमेंटल होते हैं। ठीक है, तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है और दूसरा वाला करेक्ट है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, फॉल्स। ये ए जो है फर्स्ट स्टेटमेंट ये फॉल्स है और जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये ट्रू है। कंसिडर द बिलो mentioned statements. The dividends are not cumulative for equity shareholders. That is, they cannot be accumulated and distributed in the last years. ठीक है, तो इसमें पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके लिए जो डिविडेंड होता है वो क्यूमुलेटिव नहीं होता है। यानी कि ऐसा नहीं होता है कि अगर हमने किसी साल डिविडेंड नहीं पे किया है तो हमें अगले साल कोई ऑब्लिगेशन होगी उस पर्टिकुलर डिविडेंड को पे करने के लिए। तो ये हमारा जो डिविडेंड होता है वो क्यूमुलेटिव कहलाता है कि अगर एक साल हमारा प्रॉफिट कम हुआ है तो इस साल हम डिविडेंड ना पे करके उसको क्यूमुलेट करके यानी कि इकट्ठा करके अगले साल पे करें, या फिर जिस भी साल हमारा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, पहले सेंटेंस का ये मतलब है कि दे आर नॉट, डिविडेंड्स आर नॉट क्यूमुलेटिव। ठीक है, नहीं होते क्यूमुलेटिव, दे कैन नॉट बी एक्यूमुलेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। वो लोग मतलब जितना भी डिविडेंड है उसको एक्यूमुलेट और डिविडेंड नेक्स्ट ईयर के लिए नहीं करते हैं। डिविडेंड्स आर टैक्सेबल। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ट्रू। पहला सेंटेंस जो है वो ट्रू है और दूसरा जो है वो फॉल्स है। डिविडेंड्स आर टैक्सेबल, डिविडेंड जो होता है हमारा ये टैक्सेबल नहीं होता है। और जो पहला सेंटेंस है कि डिविडेंड को हम क्यूमुलेट कर सकते हैं, ये एक्चुअली में प्रेफरेंस शेयर्स में हो सकता है कि प्रेफरेंस शेयर में अगर एक साल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जो होता है उसमें अगर एक साल हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, कोई ऐसा सिचुएशन है कि हमें लॉस हो गया है, तो उस साल हम डिविडेंड ना पे करके हम क्या करते हैं कि उस डिविडेंड को नेक्स्ट ईयर के लिए या फिर लेटर ईयर्स जब भी हमें प्रॉफिट होगा तो उसको क्यूमुलेटिवली पे कर देते हैं। बट इक्विटी शेयर्स में ऐसा नहीं होता है। तो पहला सेंटेंस में तो यही लिखा है कि द डिविडेंड्स आर नॉट क्यूमुलेटिव फॉर इक्विटी शेयर्स, विच इज करेक्ट। और डिविडेंड्स आर टैक्सेबल, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, फॉल्स है। Dash and dash carry a fixed rate of interest and are to be paid off irrespective of the firm's revenue। ठीक है, अब ऐसी कौन सी चीज है जिसमें एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है? ठीक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड है, यानी कि प्रॉफिट हो ना हो इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स्ड रहेगा। एंड आर टू बी पेड ऑफ इररिस्पेक्टिव ऑफ द फर्म्स रेवेन्यू। ठीक है, और क्या है ऐसा जो कि फर्म के रेवेन्यू से इररिस्पेक्टिव, यानी फर्म अगर प्रॉफिट कर रहा है, लॉस कर रहा है, किसी भी सिचुएशन में तो भी हमें ये पे करना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। डिबेंचर्स जो होता है उनका एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, यानी कि अगर हमने अपना जो कैपिटल है वो डिबेंचर के थ्रू लेकर के आए हैं हम, तो हमें डिबेंचर पे पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल पे करना ही पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट। अगर हमें लॉस भी हो रहा है तो भी हमारे डिबेंचर पे जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमें पे करना पड़ेगा। एंड सेम इज द केस विद बॉन्ड्स। कंसिडर द बिलो मेंशन्ड स्टेटमेंट्स। First, a debt equity ratio of 2:1 indicates that for every 1 unit of equity, the company can raise 2 units of debt। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि हमारा जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 2:1 का है। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि हर एक यूनिट इक्विटी के लिए हम 2 यूनिट ऑफ डेट को रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। ठीक है,
द कॉस्ट ऑफ फ्लोटिंग अ डेट इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ फ्लोटिंग एन इक्विटी शेयर इशू, यानी कि जो डेट को फ्लोट करने का कॉस्ट होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द इक्विटी इशू। तो ये गलत ऑप्शन है, ठीक है, दिस इज फॉल्स। तो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि हमारा जो इक्विटी और डेट का रेशियो है वो कितना है, 2:1 का दिया हुआ है। तो हमारा जितना भी, अगर हम और डेट रेस करना चाहे तो हर 2 यूनिट ऑफ डेट के लिए हमारे पास 1 यूनिट ऑफ इक्विटी है, बट जो दूसरा स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। क्रेडिट पॉलिसी ऑफ एवरी कंपनी इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय, किसी भी कंपनी का जो क्रेडिट पॉलिसी होता है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है किससे, बाय लिक्विडिटी अकाउंटेबिलिटी, लिक्विडिटी प्रॉफिटेबिलिटी, लाइबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी, या फिर लाइबिलिटी और लिक्विडिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। किसी भी कंपनी का जो क्रेडिट पॉलिसी होगा वो इस बेस पे होगा कि उस कंपनी के पास इमीडिएटली पेमेंट करने के लिए कितना कैश अवेलेबल है, ठीक है। इसीलिए लिक्विडिटी, क्योंकि लिक्विडिटी डिटरमाइन करता है कि किसी कंपनी के पास इमीडिएट कैश पेमेंट के लिए कितने पैसे हैं अभी, और प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि कितना एक कंपनी अर्न कर पा रही है। XYZ is an oil based company which does not have adequate working capital, ठीक है। XYZ एक ऑयल बेस्ड कंपनी है जिसके पास एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल नहीं है। वर्किंग कैपिटल का यूज किस में होता है, हमारे डे टू डे ऑपरेशंस में, ठीक है। इस कंपनी के पास यही वर्किंग कैपिटल नहीं है। इट फेल्स टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशन विच लीड्स टू बैंकरप्सी। ये जो हमारा XYZ कंपनी है वो क्या कर रहा है, अपने करंट ऑब्लिगेशन यानी कि अभी प्रेजेंट में जितना भी ऑब्लिगेशन है, जितना भी काम है उसको कर नहीं पा रहा है, विच लीड्स टू बैंकरप्सी, और इससे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली ये बैंकरप्ट हो जा रहा है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिसीजन इन्वॉल्व्ड इन टू प्रिवेंट रिस्क ऑफ बैंकरप्सी। तो ये डिसीजन होगा हमारा लिक्विडिटी डिसीजन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कंपनी है उसके पास डे टू डे ऑपरेशंस के लिए पैसे नहीं है, ये उसके पास एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल नहीं है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि हमारा जो लिक्विडिटी डिसीजन है, यानी कि ऐसा डिसीजन जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे पास कितना कैश होना चाहिए, कितना कैश एक्सपेंडिचर होना चाहिए, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड जितने भी डिसीजन है हम लिक्विडिटी डिसीजन में लेते हैं। और क्योंकि ये डिसीजन हमने प्रॉपरली नहीं लिया है, इसीलिए क्या हो रहा है कि हमारे पास एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन है लिक्विडिटी डिसीजन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के प्रिपरेशन को और बेटर करना चाहते हैं तो आप हमारे कॉलेज नेशन के ऐप से हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, MCQs मिलेंगे, और सारे के सारे सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज MCQs आपको प्रोवाइडेड होंगे जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और सारे नोट्स भी इसके साथ साथ प्रोवाइडेड होंगे। और ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 499 का ऐप, इस कोर्स को ज़रूर से हमारे कॉलेज नेशन के ऐप पे चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।